प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी से 7 राज्यों को 34 करोड़ की देंगे सौगात। हरियाणा पंजाब में आज 4 घंटे 55 जगह ट्रेन रोकेंगे किसान। पंधेर बोले स्टेशन फाटक पर रोकी जाएंगी। आरपीएफ ने कहा जाम लगाने वालों पर लगेंगे एक्शन। लोकसभा चुनाव ऐलान से पहले ईसी अरुण गोयल का इस्तीफा। 2027 तक था कार्यकाल। 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में सीईसी राजीव कुमार फिलहाल अकेले। तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा चुनाव अभियान का आज आगाज। कोलकाता में ममता की मेगा रैली। टीएमसी नेता बोले बीजेपी राज्य की सभी 42 सीटें हारेगी। शरद पवार ने पहले कैंडिडेट का नाम क्या घोषित। सुप्रिया सुले बारामती से लड़ेंगी चुनाव और यहीं से अजीत की पत्नी के चुनाव लड़ने की भी अटकलें। राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता कल होंगे बीजेपी में शामिल। गहलोत पायलट के करीबी छोड़े पार्टी और नागौर के कदावर मिर्धा परिवार से भी 2 नाम। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। बात करेंगे नया टर्मिनल, नई उड़ान। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देखा जा रहा है कि सौगातों की बौछार करते नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ तमाम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करते नजर आ रहे हैं। खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने देश ही नहीं बल्कि पूरे जितने भी राज्य हैं वहां पर हर एक पॉइंट्स को ध्यान में रखा है और जनता से सीधा रुख भी किया है, रुझान भी जाना है। नई सौगातें, नई बौछार भी देखने को मिल रही है। यहां तक कि अलीगढ़ के धनीपुर हवाई अड्डे को लेकर के आपको एक खबर बता रहे हैं। 11 मार्च से उड़ान होगी शुरू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका शुभारंभ करते नजर आएंगे। तो अलीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं, धनीपुर हवाई अड्डा बनकर तैयार हुआ है। 11 मार्च से उड़ान होगी शुरू। पीएम 5 हवाई अड्डों का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। आजमगढ़ से आज 5 हवाई अड्डों का वर्चुअल शुभारंभ होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती और कोहिवाव अड्डे की भी सौगात देते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चित्रकूट, मुरादाबाद को भी हवाई अड्डे की सौगात मिलती नजर आएगी। अलीगढ़ से लखनऊ की 40 मिनट में यात्रा पूरी होगी और अलीगढ़ से लखनऊ जाने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी साबित हो रही है। अलीगढ़ के कारोबारियों को इसका बड़ा लाभ भी मिलता नजर आएगा। तो खबर इस वक्त की आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को सौगात देते नजर आएंगे। श्रावस्ती और इसके साथ ही साथ कई ऐसे जिले हैं जिसको जोड़ते नजर आएंगे और बड़े कारोबारी जो हैं, बड़े जो व्यापारी हैं, इसका सीधा लाभ उठाते नजर आएंगे। धनीपुर हवाई अड्डे का बनकर फिलहाल बताया जा रहा है कि तैयार हो चुका है। शुभारंभ जो वर्चुअली तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। वहीं श्रावस्ती से भी आपको ये खबर बता देते हैं, श्रावस्ती एयरपोर्ट का भी लोकार्पण आज होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली तरीके से लोकार्पण करते नजर आएंगे। 12 मार्च से श्रावस्ती एयरपोर्ट से भी पहली उड़ान होगी और वर्ष 1986 और 87 की अगर बात कर ली जाए तो वर्ष 1986 और 87 में भी श्रावस्ती एयरपोर्ट को मंजूरी मिली थी और 29 करोड़ रुपए की लागत से ये टर्मिनल भवन को बनाया गया है और रनवे भी बना है। पहले चरण में 19 सीटर विमान भी उड़ान भरते नजर आएंगे। खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं श्रावस्ती से। इससे पहले बताइए अलीगढ़ से जहां पर नए टर्मिनल की शुरुआत भी होगी। इसके साथ ही साथ एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वर्चुअली तरीके से शुभारंभ होगा और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे। तमाम दिग्गज इस दौरान मौजूद भी रहेंगे। एक बड़ी सौगात देखी जा सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी की भी कनेक्टिविटी बताई जा रही है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर और अहम जानकारी भी दे रहे हैं। तो श्रावस्ती से एक खबर आपको बता रहे हैं जहां पर श्रावस्ती एयरपोर्ट का आज लोकार्पण होना है। खुद पीएम मोदी वर्चुअली तरीके से लोकार्पण करते नजर आएंगे। साथ ही साथ 12 मार्च से श्रावस्ती एयरपोर्ट से पहली उड़ान भी भरी जानी है। तो वर्ष 1986 और 87 में श्रावस्ती जो है एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ था, मांग रखी, मंजूरी दी गई थी। लेकिन अब जब 1986 में इसको मंजूरी मिली थी 29 करोड़ रुपए की लागत से अब टर्मिनल भवन व रनवे बनाया जा रहा है और 12 मार्च को पहली उड़ान भी देखी जा सकती है।
तो लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर में भी देखी जा सकती है कि कनेक्टिविटी बढ़ती नजर आएगी और लोकार्पण होना है। अलीगढ़ में भी लोकार्पण होना है, श्रावस्ती में आज लोकार्पण होना है और नए टर्मिनल का लोकार्पण करते नजर आएंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12 मार्च से श्रावस्ती एयरपोर्ट से पहली उड़ान भी भरी जाएगी। पूरी जानकारी आपको स्क्रीन के माध्यम से दे रहे हैं। 1986 और 87 में श्रावस्ती एयरपोर्ट को मंजूरी मिली थी। फिलहाल अब नई कनेक्टिविटी के साथ कानपुर जिला भी शामिल है, जहां पर सीधी कनेक्टिविटी, सीधा जुड़ाव देखा जा सकता है। 29 करोड़ रुपए की लागत से टर्मिनल भवन और रनवे बनाया जा रहा है। पहले चरण में 19 सीटर विमान भी उड़ान भरते नजर आएंगे। तो लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी की सीधी कनेक्टिविटी देखी जा सकती है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इसी बीच आ रही है आगरा से खबर। आगरा से आपको एक खबर बता दें, जहां पर छेड़छाड़ की पीड़िता ने फांसी लगाई है। आगरा से इस वक्त की आपको ये खबर बता रहे हैं। पीड़िता ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। 13 दिन पहले हुई घटना में पीड़िता ने बयान दिए थे, लेकिन आरोपी को पुलिस ने नहीं पकड़ा। आरोपी पक्ष ने पीड़िता के परिजनों को धमकी भी दी। परेशान होकर पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और जान दे दी है। मृतका युवती के कमरे से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। मौके पर पहुंचे पुलिस भी अब जांच पड़ताल में जुट गई है। आगरा थाना जगनेर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर आगरा थाना जगनेर क्षेत्र में देखा जा सकता है एक युवती ने आत्महत्या कर ली है। छेड़छाड़ से परेशान थी पीड़िता, जिसने फांसी लगा करके जान दे दी है। अजेंद्र चौहान इसी खबर पर हैं। अजेंद्र, जिस तरह से ये खबर आ रही है कि पीड़िता परेशान थी, छेड़छाड़ के मामले को लेकर के शिकायत की, लेकिन शिकायत भी नहीं सुनी गई। पूरी जानकारी क्या है? इलाके का मामला है, जहां देहात का ये थाना है। तकरीबन 13 दिन पहले का ये मामला था, जहां एक युवती के साथ छेड़छाड़ की गई और इस छेड़छाड़ का मुकदमा भी लिखा गया। हालांकि शुरुआती दौर में कहा गया कि ये युवती जो है लोक लज्जा के कारण कहीं ना कहीं इसको ये अपने दिमाग जो मानसिक संतुलन था वो कहीं ना कहीं खराब था, माइंड डिस्टर्ब इसको बोल सकते हैं, कि उसको परेशानी महसूस हो रही थी, क्योंकि जो उसकी बेइज्जती हुई है, जो उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, उसको लेकर जो आरोपी हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब इसके सुसाइड का मामला सामने आया तो पुलिस ने जब तलाशी ली तो एक तलाशी में एक सुसाइड नोट मिला और उस सुसाइड नोट में लिखा हुआ है कि मैं लोक लज्जा के कारण अपनी आत्महत्या खुद कर रही हूं और ये मैं अपनी मर्जी से कर रही हूं। फिलहाल जब इस मामले को मीडिया में ये मामला प्रकाशित होता है, खबरें चलने के बाद असर हुआ और उसमें जो आरोपी है जो जुवेनाइल है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वही जो इसमें जो कहा गया है कि आरोपी के मिलने वाले जो धमकी दे रहे हैं, पुलिस ने उनको भी अरेस्ट कर लिया है और फिलहाल पूछताछ की जा रही है, लेकिन आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी बात यह है कि मुकदमा लिखे हुए काफी दिन हो चुके थे, उसके बावजूद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि जो सौदे हैं और जो लड़कियों के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये लगातार ऐसे मामले जो देखने के लिए मिल रहे हैं, ये चिंता का विषय है। क्योंकि एक युवती की जान गई है और जान जाने का कारण रहा कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई उस समय तक नहीं की गई। और यही हाल हर एक विभाग का है कि जब मौत हो जाती है तो उसके बाद कार्रवाई याद आती है। फिलहाल एसीपी खेरागढ़ का बयान आ चुका है। उन्होंने कहा है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले में जिन लोगों का जिक्र किया गया कि धमकी दी जा रही है, उनको भी उनसे पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की जांच करके अगर वो भी आरोपी होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अजेंद्र, यहाँ पर शोधों का आतंक तो देखा ही जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है, पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा होता नजर आता है, क्योंकि 13 दिन पहले की ये घटना है। बाकायदे पीड़िता ने, जो मृतका है, उसने बयान भी दिया था, शिकायत भी की थी, लेकिन तब पुलिस वालों ने भी शिकायत नहीं सुनी और ना ही कोई एक्शन लिया था। इस पर क्या कहना है पुलिस वालों का? देखिए, जिस तरह से जो एसीपी खेरागढ़ है, उनका कहना है कि इस युवती की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, एक तुरंत कर लिया गया था। उसके बाद इन आरोपियों की गिरफ्तारी की बात की जा रही थी, लेकिन अब जो कहा गया है कि गिरफ्तारी हो गई है, यानी कि
जो नाबालिग युवक है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। बाकी जो आरोपियों के लिए बताया गया कि जो धमकी दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिस तरह के ये छेड़छाड़ के जो मामले बढ़ रहे हैं, तमाम जाने जा चुकी हैं, तमाम कानून बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की जो मामले महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के जो मामले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। क्योंकि बिना वजह लोगों की जान जाना एक बड़ी बात है और इस तरह के जो आरोपी हैं उनके खिलाफ एक सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि बाकी के लोगों को एक सबक मिल सके और इस तरह के अपराध करने से कहीं ना कहीं वो डरें। जी बिल्कुल अजेंद्र, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल ये खबर आगरा से बता रहे हैं, जहां पर परेशान होकर के एक पीड़िता ने आत्महत्या कर ली है, फांसी लगाकर जान दे दी है। परेशान होकर पीड़िता ने फांसी लगाई, बकायदे एक सुसाइड नोट भी लिखा। लेकिन उस सुसाइड नोट में यह भी कहा गया है कि 13 दिन पहले जब ये घटना हुई थी, उस दौरान जो पीड़िता थी शिकायत की थी उसने पुलिस वालों से, लेकिन उस समय पुलिस वालों ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अगर शायद एक्शन ले लिया होता तो आज जो मृतिका है वो जीवित होती। फिलहाल ये खबर बता रहे हैं आपको, आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है और परिजनों को भी धमकी दी गई थी आरोपियों की ओर से, उन पर भी एक्शन देखा जा रहा है। और अब बात करेंगे आरटीओ में सख्ती लापरवाही पर। खैर नहीं, राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर दलालों का सिंडिकेट तोड़ने की पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है और आरटीओ दफ्तर में अब सख्ती की जाएगी। अब हर कर्मचारियों को जो आई कार्ड है वो लगाना होगा। अगले सप्ताह से व्यवस्था भी शुरू कर दी जाएगी और हर कर्मचारी का काम भी अब फिलहाल तय किया जाएगा। एक बड़ा एक्शन आरटीओ की ओर से देखा जा रहा है। इसके साथ ही साथ आई कार्ड लगाना होगा, पहचान हो सके। अगले सप्ताह से ये व्यवस्था भी शुरू कर दी जाएगी और हर एक कर्मचारी का काम भी तय कर दिया जाएगा। अलग काम करते मिले कर्मचारी तो कार्रवाई भी की जाएगी। आरटीओ दफ्तर के बाहर कुर्सी मेज लगाना भी कर्मचारियों को भारी पड़ सकता है। एक बड़ा एक्शन कहा जा सकता है। पूरी तरह से सक्रियता अब नजर आ रही है और कोई भी कर्मचारी अगर बैठा हुआ बाहर मेज पर नजर आता है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जिला प्रशासन की मदद भी आरटीओ दफ्तर लेगा। पुलिस और जिला प्रशासन की आरटीओ दफ्तर मदद लेगा। खबर इस वक्त की राजधानी लखनऊ से, आरटीओ दफ्तर में भी सख्ती की जाएगी। तो लापरवाही करते अगर कोई भी कर्मचारी पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी है, फिर चाहे कोई भी हो। और अगले सप्ताह से भी बताया जा रहा है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। और जैसी कि जानकारी भी आ रही थी निकल करके आरटीओ दफ्तर से, और लापरवाही को लेकर के ये बड़ा एक्शन देखा जा सकता है। भरत सेठी इसी खबर पर है। भरत, इस तरह से जो आरटीओ दफ्तर पर एक बड़ी कार्रवाई और बड़ा एक्शन भी देखा जा रहा है, एक तरह से जो लापरवाह जो कर्मचारी है या जो लापरवाही अभी तक सामने आ रही थी उस पर कहीं ना कहीं रोक लगती भी नजर आएगी। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये पूरा मामला है कहीं ना कहीं दलालों को लेकर है। दलालों की जो इन्वॉल्वमेंट रहती थी दफ्तर के अंदर, आरटीओ पे जाके लोगों के लाइसेंस बनवाने के नाम पर, किसी काम करवाने के नाम पर लोगों से मोटा पैसा वसूलते थे। लगातार इसकी कंप्लेन शासन प्रशासन तक पहुंच रही थी और लेकिन अब ये कह सकते हैं कि एक बड़ा जो एक्शन है वो लिया गया है, जिस तरीके से दलाल जो अपना काम करवाते थे, लोगों से मोटा पैसा लेकर लोगों का काम करवाते थे, अब उनका जो उनकी जो ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और दलालों की पहचान हो सके उसको लेकर जो कर्मचारी हैं उनको एक आई कार्ड इशू किया गया है। जिनके पास आई कार्ड होगा वही ऑफिस के अंदर जाएगा। अन्यथा अगर कोई भी दलाल ऑफिस के अंदर पहुंचता है, आरटीओ में पहुंचता है, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए। सबसे बड़ी बात यह भी है कि आरटीओ के बाहर मेज लगाकर दलाल अपनी दुकानों को चलाते थे। तमाम जो दलाल है छोटी छोटी मेजें लगा के बैठते थे, जो भी आरटीओ में काम करवाने आता था उनको रोकते थे, उनसे पूछते थे, उनका आरटीओ के अंदर अपनी स्टैंडिंग को मजबूत रखते थे और अंदर जाकर काम करवाते थे। अब फिलहाल प्रशासन ने आरटीओ के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने कमर कस दी है। ऐसे दलालों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी जो लोग पैसा वसूल के लोगों का काम करवाते हैं, क्योंकि अब सारी जो सुविधा है वो ऑनलाइन हो चुकी है। उसके बावजूद भी दलालों की जो दलाली है वो कम नहीं हो रही थी। अब जितने भी दलाल आरटीओ के बाहर बैठेंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शासन जो आरटीओ प्रशासन है वो पुलिस की मदद लेकर जो मेज कुर्सी लगाकर दलाल अपनी दुकान चलाते थे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए। फिलहाल अगले सप्ताह से ये नियम लागू हो जाएगा कि अगले सप्ताह से अगर कोई भी दलाल ऑफिस के अंदर दिखता है या कोई भी कर्मचारी जो आई कार्ड नहीं पहना है उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात ये भी है, जो जिस कर्मचारी को जो काम दिया गया है वही काम उसको करना होगा। नहीं तो अगर किसी से पैसा लेकर कोई काम करवाता है, दलाल
या कर्मचारी, उसके ऊपर भी अब सख्त कार्रवाई होने के लिए आदेशित कर दिया गया है। अगले सप्ताह से ये नियम लागू हो जाएगा और अब दलालों की और वो उन कर्मचारियों की खैर नहीं है जो लोगों से पैसा वसूली करते थे आरटीओ के अंदर। जी बिल्कुल भरत, एक बड़ा एक्शन भी कहा जा सकता है कि अब आरटीओ में सख्ती भी होगी और जिस तरह से दलाल बेखौफ होकर के अपने काम को करवाते थे और इसके साथ ही साथ जो कर्मचारी थे उनका भी कहीं ना कहीं नाम सामने आता रहा है। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की आपको ये खबर बता रहे हैं, जो कि अब हर कर्मचारी को आई कार्ड भी लगाना होगा। पुलिस और जिला प्रशासन की मदद भी आरटीओ ले सकता है और कहीं पर किसी तरह की कोई कोताही ना हो, इसको लेकर के भी पूरी तरह जो तैयारी है प्रशासनिक तौर पर वो भी देखी जा रही है। आरटीओ दफ्तर पर अब कड़ाई देखी जाएगी, सख्ती देखी जाएगी। हर कर्मचारी को आई कार्ड लगाना होगा जिससे कि पहचान हो सके कि आरटीओ कर्मचारी है और जो दलाल है उनकी पहचान भी की जा सके। तो अगले सप्ताह से ये जो व्यवस्था है वो शुरू कर दी जाएगी। हर कर्मचारी का काम भी तय किया जाएगा। जिस कर्मचारी को जो काम दिया जाएगा वो वही काम करेगा और अलग कोई काम करता पाया गया तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होती नजर आएगी। और बात करते हैं फिटनेस नहीं तो लाइसेंस नहीं। लखनऊ से एक खबर, जहां पर स्कूली वाहनों पर नकेल कसने की तैयारी हो चुकी है और अनफिट वाहनों में बच्चे मिले तो एफआईआर भी होगी। परिवहन विभाग अब कार्रवाई करने की तैयारी में लग गया है। 900 स्कूली बच्चों और बताया जा रहा है कि स्कूली वाहनों को नोटिस भी भेजा गया है। कई स्कूल संचालकों ने नहीं करवाई है वाहनों की फिटनेस। परिवहन विभाग अभियान चलाकर कार्रवाई भी करेगा और वाहनों को सीज और एफआईआर भी दर्ज करेगा। तो स्कूल की मान्यता भी हो सकती है रद्द, ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई अब देखी जा रही है परिवहन विभाग की ओर से और जिन वाहनों में फिटनेस नहीं है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग अभियान चला रहा है और इस अभियान के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। तो वाहनों को सीज किया जाएगा, साथ ही साथ एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा। तो स्कूलों की मान्यता भी रद्द हो सकती है। अगर बस या किसी भी वाहन में फिटनेस नहीं पाई जाती तो जो स्कूल है उसकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। भरत सेठी इसी खबर पर है। भरत, जो भी अनफिट वाहन होंगे जिसमें बच्चे पाए जाते हैं उस पर कड़ा जो एक्शन है वो भी होता नजर आएगा परिवहन विभाग की ओर से। पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल स्कूली छात्रों को, बच्चों को लेकर परिवहन विभाग ने पहले ही सख्त कदम उठाए थे कि उनकी सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ ना किया जा सके, क्योंकि तमाम ऐसे स्कूल से कई अधिकतर स्कूलों में स्कूलों की वैन होती है, स्कूलों की बस होती है जिससे बच्चे अपने स्कूल से घर आते हैं और घर से स्कूल पहुंचते हैं। तमाम अब उन बसों को लेकर, वाहनों को लेकर फिटनेस का जो वो है ये कार्य किया जाएगा। अगर जिन वाहनों की फिटनेस नहीं होगी, क्योंकि फिटनेस को लेकर लगातार जो परिवहन विभाग है वो अभियान चलाता है, लेकिन अब ये परिवहन विभाग सख्त कदम उठाने जा रहा है। अगर फिटनेस नहीं होगी स्कूली वाहनों की जिससे बच्चे जाते हैं, अब उनके मालिकों पर भी मुकदमा दर्ज होगा, एफआईआर होगी और स्कूलों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 900 ऐसे वाहनों को लेकर नोटिस भेजा गया है जो अनफिट पाए गए थे, जिनमें से कई वाहनों ने अपने मालिक, वाहन चालकों ने, वाहन मालिकों ने फिटनेस तो करवा ली, लेकिन तमाम अभी भी ऐसे कई स्कूल्स हैं जिनकी जो गाड़ियां हैं, जो वाहन है वो अनफिट पाए गए थे, उनकी फिटनेस नहीं थी। लेकिन अब सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं परिवहन विभाग के द्वारा। जितने भी स्कूली गाड़ियां चलती हैं, चाहे वैन कह ले, चाहे थ्री व्हीलर कह ले, चाहे बस कह ले, तो अब उनका फिटनेस होना अनिवार्य है। अगर उनके बीच कभी भी ये चेकिंग हो सकती है, अगर चेकिंग में फिटनेस नहीं पाई गई तो स्कूल प्रशासन पर भी कार्रवाई होगी और उन वाहन मालिकों पर भी कार्रवाई होगी और एफआईआर दर्ज होगी जिनके पास फिटनेस के पेपर नहीं होंगे। तमाम जो हादसे देखने को मिले हैं, चाहे वो सीएनजी ब्लास्ट हो या कई ऐसे हादसे देखने को मिले हैं जिसमें अनफिट वाहनों से बच्चों को नुकसान पहुंचा है, कई लोगों की डेथ भी हुई है, छोटे छोटे बच्चों की एक्सीडेंट के दौरान कहीं ब्रेक फेल हो गया है।
अब प्रॉपर तरीके से हर एक चीजों को चेक किया जाएगा। जो टीम से परिवहन विभाग की वो प्रॉपर तरीके से चेक करेंगी कि क्या जो वाहन है वो फिट है कि अनफिट है। अगर अनफिट पाए जाते हैं तो स्कूलों की मान्यता को लेकर भी जो जानकारी मिल रही है वो भी रद्द हो सकती है, क्योंकि परिवहन विभाग एक बड़ा एक्शन दे सकता है। फिलहाल अब जितने भी वाहन चालक है, स्कूली वाहन चालक है, वो उनको अपना फिटनेस का जो लाइसेंस है वो लेना अनिवार्य हो गया, फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य हो गया, अन्यथा उनके ऊपर आने वाले समय में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। भरत, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, क्या कोई समय सीमा तय की गई है कि इतने दिनों तक की जो भी अनफिट वाहन है वो अपना जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो पे कर सके और इसके बाद ही वाहन चलाए? ये जो परिवहन विभाग लगातार पहले से ही आदेश दे चुका है और कई बार उन्होंने चेकिंग अभियान भी चलाया है। कई बार पहले से ऐसे जो वाहन है जो अनफिट पाए गए तो उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रही है। कोई टाइम सीमा नहीं दी गई है, क्योंकि ये पहले से ही कार्रवाई चल रही है। पहले से ही इनके द्वारा आदेश दे दिया था कि स्कूलों में जो वाहन है वो प्रॉपर फिट रहे, उनके अनफिट जो लाइसेंस अगर जो मिलता है सर्टिफिकेट वो उनके पास होना चाहिए। लेकिन अभी भी लापरवाही जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही थी। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि परिवहन विभाग ने एक सख्त कदम उठाया है, जिसके बाद अब परिवहन विभाग ऐसे वाहन चालकों पर शिकंजा कसने जा रहा है जो अनफिट पाए जाएंगे। कोई टाइम सीमा निर्धारित नहीं दी गई है, क्योंकि ये पहले से ही इनका जो अभियान है भरत, समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन इससे पहले भी देखा गया है कि इतनी बार जो परिवहन विभाग है सख्त निर्देश भी देते नजर आए थे, लेकिन बावजूद इसके अनफिट वाहन सड़कों पर नजर आए। इसी के चलते अगर समय सीमा का निर्धारण हो सकता है तो शायद जो अनफिट वाहन है, जो चालक है, उन पर भी कोई खौफ नजर आता और जल्द से जल्द ये कार्य सुचारू रूप से किया जा सकता था। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर परिवहन विभाग एक अभियान चला रहा है और इस अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। जो भी अनफिट वाहन है, अगर अनफिट वाहन पाए जाते हैं सड़कों पर और बच्चे पाए जाते हैं तो उसे सीज कर दिया जाएगा और उस पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। साथ ही अब बात करेंगे 3 जिलों को विकास की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई जिलों के दौरे पर भी रहेंगे। देवरिया में नारी शक्ति वंदन समारोह में भी शामिल होंगे। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। बताया जा रहा है कि करीब 673 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी होगा। 679 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। चीनी मिल ग्राउंड देवरिया में कार्यक्रम का आयोजन होगा। दोपहर 3 बजे का समय भी नियत किया गया है, जब कुशीनगर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का भी शिलान्यास करते नजर आएंगे। साथ ही साथ जानकारी आपको ये भी दे दें कि 2134 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाना है। एक बड़ी सौगात देखी जा सकती है प्रदेश वासियों के लिए। 483 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करते नजर आएंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। इसके बाद गोरखपुर में भी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम होगा। 482 करोड़ की 553 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। ठोस कचरा प्रबंधन के लिए भी 34 वाहनों को हरी झंडी भी दिखाते नजर आएंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर की जनता को भी एक बड़ी सौगात दी जा सकती है। तो पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इसी खबर पर सच्चिदानंद कुशीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सच्चिदानंद, एक बड़ी सौगात कुशीनगर को सीएम योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। हालांकि 3 जिले ऐसे शामिल हैं जहां पर आज सौगातों की बौछार भी देखी जा सकती है। जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का कुशीनगर में आगमन है। आगमन को लेकर के पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। वहीं यदि सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आसपास के जनपदों से भी पुलिस फोर्स मंगाई गई है और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा बार बार किया जा रहा है, ताकि कहीं सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो।
वहीं आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ द्वारा कुशीनगर को एक बड़ी सौगात मिलने को है, जिसमें 2134 करोड़ के लागत से 483 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। और साथ ही साथ पूर्वांचल को कहें तो एक तरह से 434 करोड़ की लागत से महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय का भी की भी आधारशिला रखेंगे। जी बिल्कुल सच्चिदानंद, और इसके साथ ही साथ अब ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि जो प्रशासनिक तौर पर तैयारियां जो देखी जा सकती है वो किस तरह से की गई हैं और कितने बजे ये कार्यक्रम होना है। वो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निगरानी में बार बार निरीक्षण किया जा रहा है ताकि इसमें कोई चूक न हो। और वहीं आसपास के भी जनपदों से पुलिस फोर्स मंगाई गई है और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निगरानी की जा रही है। बिल्कुल सच्चिदानंद, और देवरिया से हमारे साथ राम आसरे भी हैं। राम आसरे, जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जगह जगह जा रहे हैं, हर जिले जाते हैं, अब वहां पर एक नई जो तोहफा कह सकते हैं वो देते हैं और लोगों को बताते हैं कि उनकी उपलब्धियां क्या है, उनके लिए कौन से कार्य किए जा रहे हैं। इस वक्त जो शिलान्यास और लोकार्पण का जो कार्यक्रम है देवरिया में भी किस तरह की तैयारियां हैं वहां पर और कितने बजे ये कार्यक्रम होना है? हेलो राम आसरे, आपको आवाज पहुंच रही? हेलो, तो गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर को सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ी सौगात देते नजर आएंगे। इस वक्त आपको एक खबर बता रहे हैं, 3 जिलों को एक नई सौगात भी मिलती नजर आएगी। लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम है, कई परियोजनाओं का जो लोकार्पण है वो होना है। राम आसरे हमारे साथ है। राम आसरे, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं, क्योंकि आप यथा स्थान पर उपस्थित होते नजर आ रहे हैं? जी, आपको बता दें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज देवरिया जनपद समेत कई जिलों के दौरे पे है। आज नारी शक्ति वंदन समारोह में वो शिरकत करेंगे। उनका हेलीकॉप्टर 1:30 पे यह चीनी मिल ग्राउंड में बने हेलीपैड पर लैंड करेगा, जहां से वो लगभग 779 करोड़ की 373 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ जो यहाँ पे ये आशा बहुएं वगैरह हैं, इन सभी को जो है ये लगभग 23,795 लाभार्थियों को जो है सम्मानित भी करेंगे। जी बिल्कुल राम आसरे, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो मैं यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में लगभग 500 से ऊपर यहाँ पे पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ आप हमारे मंच पीछे देख सकते हैं, मंच पे यहाँ लगातार भीड़ जुटी जा रही है महिलाओं की, पुरुषों की। एक तरह से ये आपको बता दें कि मैं ये खासा जो है ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये पहली जो है ये यहाँ पे जनसभा होने जा रही है। जी राम आसरे, क्या आपके पास लोग मौजूद हैं? जिस तरह से महिलाओं का जिक्र किया था आपने कि महिलाओं में भी खुशी देखी जा रही है, खासतौर पर आशा बहुओं में, तो आप उनसे भी बात करिए, उनकी भी जो उत्सुकता है वो भी जानने की कोशिश करें। जी मैम, अभी तो जो है हम मंच से बाहर ही हैं, लेकिन अभी मंच के अंदर पहुंच रहे हैं, तो वहाँ पे आशा बहुओं से भी बाइट करके हम आपको भेज देंगे। बिल्कुल राम आसरे, फिलहाल लोकसभा का चुनाव नजदीक है और चुनाव के मद्देनजर देखा जा सकता है कि जो सौगातों की बौछार है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो, राज्य सरकार की बात हो, तमाम तरह की सौगातें देखी जा सकती हैं। आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर इस वक्त की बता रहे हैं, 3 जिलों को सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से एक बड़ी सौगात मिलती नजर आएगी। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और देहरादून चलते हैं, जहां पर विभिन्न योजनाओं का, परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। क्या कुछ करें, आपको सुना देते हैं। बहुत दूरी होती थी विकास की, वो दूरी अब धीरे धीरे कम हो रही है, यानी कि भारत विकास की ओर बढ़ रहा है, तो उस दिशा में भी हमारे कदम बढ़ रहे हैं। आज हम बड़े बड़े विकास के नए नए शिक्षण संस्थान भी बना रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज, स्पोर्ट्स स्टेडियम, इस प्रकार की गतिविधियों को भी
लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। वहीं डेयरी और पर्यटन से जुड़े हुए जो विकास के काम हैं उनको भी आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में उत्तराखंड में हर तरह से सक्षम, मजबूर और आत्मनिर्भर बन सके, लोग रोजगार से जुड़ सकें, अपने घरों पर रहकर काम कर सकें, अपनी आजीविका को चला सकें, और उनकी आजीविका बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वो हमारे राज्य के लिए भी योगदान करेंगे। भाइयों बहनों, हमारा उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ अनेक देवी देवता निवास करते हैं, उनकी बड़ी कृपा है। आपने देखा पिछले दिनों सिलकारा टनल में जब हम बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, तो जहां हमारे इंजीनियरों ने, तकनीकी विशेषज्ञों ने, छोटे छोटे रेट माइनर्स ने हमारे काम को लक्ष्य तक पहुंचाया, वहीं बाबा बौखनाथ की कृपा भी वहां पर हमको प्राप्त हुई, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसके कारण से भी हमको मिला। और हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद है कि हमारे प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी आज अनेक संभावनाएं हैं। अभी मैं कल टनकपुर से देहरादून की रेल जो शुरू हुई है, उस रेल का शुभारंभ करने के लिए वहां पहुंचा था। और मैं बताऊं कि जहां चार धाम में हमारे यहाँ एक साल में 56 लाख लोगों ने इस साल आकर चार धाम के दर्शन किए हैं, अन्य स्थानों के दर्शन किए हैं, वहीं मां पूर्णागिरी के धाम में भी एक साल में 50 लाख लोगों का आगमन होता है। और कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन वहां मेला जैसा न हो। पूरी रोड भरी होती है। जब अभी मेला शुरू होगा उनका, इसी मार्च में प्रारंभ हो जाता है, तो पीलीभीत से लेकर पूरे टनकपुर तक के रास्ते में, पूरनपुर से लेकर पूरे उधम सिंह नगर और जो बीच में पड़ने वाला स्थान है टनकपुर का, बनबसा तक, रास्ते भर मेले जैसा रहता है हर समय। तो ऐसे अनेक स्थान हमारे यहाँ पर हैं जहाँ साल भर हमारी ये यात्रा चल सकती है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि मैंने अनुरोध किया था उनसे कि एक रेलगाड़ी हमारी जो प्रदेश की राजधानी है, उस प्रदेश की राजधानी से पूर्णागिरी के लिए चलनी चाहिए। कल उन्होंने हमको एक साप्ताहिक रेलगाड़ी दे दी है, उसका उद्घाटन भी हो गया है और वो गाड़ी चल गई है। आगे चलकर हमारा प्रयास होगा कि वो गाड़ी हमारी जो है सप्ताह में 2-3 दिन चले, और जैसी जैसी उसमें यात्रियों की संख्या उस हिसाब से उसको अपग्रेड किया जाए। इसके साथ ही हमने ये भी अनुरोध किया है कि आने वाले समय में अयोध्या के लिए भी, देहरादून से तो ट्रेन जाएगी, अन्य स्थानों से भी, अयोध्या, लखनऊ, इन स्थानों के लिए हमारी ट्रेनें चलें। ऋषिकेश से भी हमारी जो है काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहाँ से आना भी चाहते हैं और जाना भी चाहते हैं, हरिद्वार भी आना चाहते हैं। तो इन स्थानों पर सीधे सीधे बड़े स्थानों से, जो बनारस है, अयोध्या है, ऐसे मथुरा है, इन सब स्थानों से हमारा जुड़ाव रहेगा। तो सीधे सीधे जो धार्मिक लोग जो वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, वो दर्शन के लिए यहाँ भी आ पाएंगे। इसके लिए हमारी राज्य सरकार धार्मिक स्थलों के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर है, उस पर भी लगातार हम काम कर रहे हैं। मानसखंड मंदिर माला मिशन में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र की सरकार ने भी हमारे 2 स्थानों को अभी विशेष धनराशि वहाँ दी है। अभी 2 दिन पहले ही उसका भी वहाँ से शिलान्यास हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। और चार धाम के लिए जो हमारी तैयारियां हैं वो चली रही हैं। इस वर्ष अच्छी हमारी ये यात्रा हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। साथ में जल्दी ही जब केदारनाथ जी का रोप वे बन जाएगा, हेमकुंड साहब जाने के लिए रोप वे बन जाएगा, यमुनोत्री का रोप वे बन जाएगा, हमारा पूर्णागिरी धाम के लिए रोप वे बन जाएगा, तो आने वाले लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष सुविधा बन जाएगी। अभी बद्रीनाथ धाम एवं चंपावत में स्थित मां बाराही मंदिर के आज जो विकास के कार्य हैं उनका भी हम शिलान्यास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे भारत के अंदर विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है, जो आजाद भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। सच में अगर हम जो लोग, हमने पहले की भी सरकारें देखी हैं, मैं हमेशा ही करता हूं कि कभी किसी की आलोचना नहीं करता हूं। मैं नहीं कहता कि उन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने काम नहीं किया, लेकिन आप सब लोग जो लोग यहाँ बैठे हैं या जो लोग सुन रहे हैं, उनको तो भली भांति मालूम है कि किस प्रकार से 2014 के बाद काम हुआ है।
मोदी जी के बनने के बाद किस तरह से देश आगे बढ़ा है, दुनिया में किस तरह से हमारा मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा है, वैश्विक रूप से हमारी पहचान बढ़ी है। हाँ, ये जरूर है, जो बच्चे इस बार पहली बार बात करेंगे एमएलसी सीटों के लिए नामांकन। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर एमएलसी की रिक्त 13 सीटों के लिए नामांकन जारी है। 13 सीटों के लिए 11 मार्च को नामांकन का आखिरी दिन है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की रिक्त हो रही 13 सीटें भाजपा नेतृत्व ने 7 उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। 3 सीटें पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ दी हैं। सपा भी 3 उम्मीदवार ही उतारने की घोषणा कर चुकी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 21 मार्च को मतदान होना बेहद मुश्किल है। 13 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित होना तय माना जा रहा है। 12 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच भी की जाएगी। तो 14 मार्च को नामांकन वापस लेने की भी आखिरी तारीख है। निर्विरोध निर्वाचन होने पर 14 मार्च को ही घोषणा कर दी जाएगी। और इससे पहले जानकारी ये थी कि 21 मार्च को एमएलसी को लेकर के चुनाव होना है, लेकिन अब चूंकि देखा जा रहा है कि निर्विरोध निर्वाचित भी हो सकते हैं उम्मीदवार, और 12 मार्च को नामांकन पत्रों की एक बार फिर से जांच की जाएगी। जांच के बाद 14 मार्च को नामांकन वापस लेने की भी आखिरी तारीख तय की गई है, और निर्विरोध निर्वाचन होने पर 14 मार्च को ही इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। एमएलसी की रिक्त 13 सीटों के लिए चुनाव होना है। विधान परिषद चुनाव को लेकर के देखा जा रहा है कि 13 सीटों के लिए मतदान होना है। उम्मीदवारों की घोषणा भी देखा जा रहा है। भाजपा के नेतृत्व में 7 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। 3 सीटें पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ दी है। सपा भी 3 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर चुकी है, उतारने की भी तैयारी बना चुकी है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और किसानों का आज देश भर में रेल रोको आंदोलन चल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर बाद शाम 4 बजे तक आंदोलन रहेगा। 12 से 4 बजे तक ये आंदोलन किसानों की ओर से किया जाना है। किसान नेता सरवन सिंह ने लोगों से आग्रह भी किया है। बड़ी संख्या में रेल रोको आंदोलन करने का समर्थन भी किसानों की ओर से किया जा रहा है। किसान नेता लगातार समर्थन करते नजर आ रहे हैं और रेल रोको आंदोलन करके अपना विरोध भी प्रदर्शित करते नजर आएंगे। सुबह 12 बजे का समय भी है। दोपहर 12 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर बाद किसानों का आंदोलन शुरू हो जाएगा। रेल रोको आंदोलन किसानों की ओर से किया जाना है। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का जो आग्रह है, अपील है, वो भी किसान नेताओं की ओर से की जा रही है। तो एक बड़ा आंदोलन फिर से देखा जा रहा है किसानों की ओर से। दिल्ली से आपको एक खबर बता रहे हैं। और सीधे चलते हैं देवरिया, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। आज ऋषि मुनियों, साहित्यकारों, कलाकारों की इस पावन धरा आजमगढ़ में आगमन हुआ है। मैं आप सभी आजमगढ़ वासियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्रीगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी,
श्री A.K. शर्मा जी, श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, श्री ओम प्रकाश राजभर जी, श्री दारा सिंह चौहान जी, आजमगढ़ के लोकप्रिय सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरोहुआ जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित पदाधिकारी और जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज ये हम सबका सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आजमगढ़ की इस धरती पर हुआ है। और आजमगढ़ हम सब जानते हैं, आज से 10 साल पहले, 7 साल पहले आजमगढ़ की पहचान क्या थी। जिस आजमगढ़ को पिछली सरकारों के कारण अपराध और माफिया गतिविधियों का गढ़ बना दिया गया था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसी आजमगढ़ में आकर के यहां पर मनी की बौछार कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए आजमगढ़ आए हैं। आजमगढ़ को पिछले 10 वर्ष के अंदर न केवल सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने के लिए, बल्कि विकास और आधुनिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ने के लिए, आजमगढ़ को लोक कल्याणकारी उन विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज हम सब इस बारे में जानते हैं कि पिछली बार प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था, 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो आज आजमगढ़ के विकास की एक धुरी बन चुकी है, जिसने पूर्वी उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था को एक नई पहचान देने का कार्य किया है। वह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज आजमगढ़ वासी जब यहां से राजधानी लखनऊ के लिए जाता है तो मात्र 2 घंटे की दूरी में वह उन्हें लखनऊ पहुंचाने का कार्य करती है। आज गोरखपुर में, आज यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आजमगढ़ के एयरपोर्ट का भी उद्घाटन होने जा रहा है। एयरपोर्ट पे वायु सेवा इसके साथ ही प्रारंभ भी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश को 5 नए एयरपोर्ट आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त होने जा रहे हैं। इन 5 एयरपोर्ट में वायु सेवा की बेहतरीन सुविधा प्राप्त हो, यह डबल इंजन सरकार ने प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जो प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था कि अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा, आज वह उत्तर प्रदेश और देश के अंदर देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, हम सब इस बारे में जानते हैं, जिस उत्तर प्रदेश में मात्र 2 एयरपोर्ट इससे पहले सक्रिय थे, क्रियाशील थे, आज उसी उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं और 5 नए एयरपोर्ट और आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन होने जा रहे हैं। और पूरे देश के अंदर ऐसे अन्य नए एयरपोर्ट भी आज उद्घाटन होने जा रहे हैं। कई वर्षों से मांग थी, कई दशकों से मांग थी, आजमगढ़ का अपना एक विश्वविद्यालय भी हो। और आज से 1000 वर्ष पहले अपने शौर्य और पराक्रम से विदेशी हुकूमतों की और विदेशी आक्रांताओं की चूलों को हिलाने वाले
महाराजा सुहेल देव के नाम पर बने विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। आजमगढ़, इससे पहले डबल इंजन की सरकार ने आजमगढ़ में आजमगढ़ की कला को एक नई पहचान देने के लिए हरिहरपुर में एक संगीत महाविद्यालय के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। तो साथ ही साथ आज आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए स्थानीय उत्पाद, जिन्हें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पहचान दी है। ब्लैक पॉटरी या फिर मुबारकपुर की रेशमी साड़ी, इन सभी को भी पिछले 7 वर्ष। अभी आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को आजमगढ़ में, और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। और पीएम के एक वक्तव्य को याद करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी एक दिन हवाई यात्रा करेगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।